कैसे दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि कितना अच्छा होता अगर आपके पास टाइम मशीन होती और आपको मौका मिल पाता फ्यूचर और पास्ट में जाने का। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ मूवीज और स्टोरीज में ही पॉसिबल है या ये रियलिटी में भी पॉसिबल है? लेकिन क्या होगा दोस्तों जब मैं आपसे कहूँगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। 1865 में एक फेमस राइटर H.G. वेल्स अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था द टाइम मशीन। ये पहली बार ही था जब किसी ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जो फ्यूचर और पास्ट में जाके टाइम ट्रैवल कर सकती थी। इस बुक के पब्लिश होने के बाद ही टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। हालांकि हिस्ट्री में हमें और भी बहुत सारी कहानियाँ टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई मिलती है, लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ हैं। असली साइंस में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट तब आया जब एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग चीज़ नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम का नाम दिया। इससे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग चीज़ है। यूनिवर्स में समय स्थिर रहता है, यानी कि एक सेकंड की लंबाई पूरे यूनिवर्स में एक समान होगी, चाहे आप स्पेस में कहीं भी चले जाएं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे गलत साबित किया और बताया कि समय एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि ये स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। टाइम और स्पेस को एक साथ स्पेस टाइम के रूप में समझा जा सकता है। अब हम ये समझते हैं कि स्पेस टाइम क्या है। हम किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताने के लिए 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस शामिल है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि हम 3 डायमेंशन में नहीं रहते, बल्कि हम रहते हैं 4th डायमेंशन में, जिसमें टाइम 4th डायमेंशन है। यानी कि हमें किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए 4th डायमेंशन का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि एक्स, वाई, जेड और 4th डायमेंशन टाइम। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त से मिलना है, तो आपको उसे सिर्फ यही नहीं बताना होगा कि आप उसे कहाँ मिलेंगे, बल्कि ये भी बताना होगा कि आप उसे कब मिलेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक है स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर पाए, यानी कि लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करके देखिए जिसमें आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, और अब आप उस ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आपकी टोटल स्पीड क्या है, तो बस आपको अपनी और ट्रेन की स्पीड को ऐड कर देना है, यानी कि आपकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरी ओर एक और सिचुएशन इमेजिन करके देखिए, अब आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और एक बार फिर से आप ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार फिर से आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप इस बार लाइट की स्पीड प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। भले ही आप ट्रेन के अंदर कितनी तेज दौड़ लगाए, आप हमेशा लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेंगे। लेकिन लाइट की स्पीड कांस्टेंट की होती है। आपने आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनर्जी और मास यहाँ पे वेरिएबल है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम इस इक्वेशन में स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो हमें हर बार अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होगा, जो बिल्कुल ही गलत है। तो इस इक्वेशन से आइंस्टाइन ने ये प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो उससे हमें टाइम मशीन बनाने में क्या मदद मिलेगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन का। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि यह ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ काफ़ी तेज गति से ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। ये चीज़ थ्योरी में तो प्रूव है ही, लेकिन हमें इसका प्रूफ रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जानते हैं कैसे? जब भी किसी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो वो 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और इन सैटेलाइट में एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इतनी एक्यूरेट होती है कि माइक्रो सेकेंड को भी काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट कर पाती हैं। हमारे स्मार्टफोन्स और GPS डिवाइस इन्हीं सैटेलाइट की मदद से हमारी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। अगर सैटेलाइट की टाइमिंग में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो हमारी GPS लोकेशन कई किलोमीटर तक गलत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने एक एटॉमिक घड़ी को सैटेलाइट पे रखा और दूसरे को अर्थ पर रखा, और दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व किया। अब क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड अर्थ की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए टाइम डायलेशन के हिसाब से सैटेलाइट में रखी घड़ी का समय धीमा हो जाना चाहिए,
जब दोनों घड़ी को ऑब्जर्व किया गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि सैटेलाइट में रखी घड़ी 7 माइक्रोसेकंड धीमी चल रही थी। हालांकि ये अंतर काफ़ी छोटा था, लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि अगर कोई चीज़ काफ़ी तेज गति से ट्रैवल करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जनरल रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि अगर स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ही ज़्यादा है तो उसके लिए भी टाइम स्लो हो जाता है, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमें वहाँ पे टाइम डिलेशन देखने को मिलता है। इसका भी प्रूफ हमें जीपीएस सैटेलाइट से देखने को मिलता है, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जहाँ पर पृथ्वी की सतह के मुकाबले ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसलिए जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से सैटेलाइट में रखी घड़ी को तेज होना चाहिए। और असल में ऐसा होता भी है। जब हम सैटेलाइट में रखी घड़ी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो 45 माइक्रोसेकंड तेज चल रही है, जिससे ये प्रूव होता है कि जनरल रिलेटिविटी सही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्पीड तेज होने की वजह से हमें सैटेलाइट में रखी घड़ी में समय धीमा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमने ये देखा कि स्पेस में ग्रेविटी कम होने की वजह से सैटेलाइट में रखी घड़ी तेज हो जाती है। अब हम स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी के कारण हुए टाइम में चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सैटेलाइट में रखी घड़ी में 38 माइक्रोसेकंड का डिफरेंस आता है। इसलिए हमें सैटेलाइट में रखी एटॉमिक घड़ी को 38 माइक्रोसेकंड तक एडजस्ट करना पड़ता है, जिस कारण से हमें अपनी एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन मिल पाती है। तो दोस्तों, यहीं से हमें मिलते हैं अपने टाइम ट्रैवल के 2 कॉन्सेप्ट, जिनकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम पहले तरीके की बात करें तो इसके लिए हमें एक ऐसी स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी जो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हो। अगर आप इस स्पेसशिप में ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप इस स्पेसशिप से 1 साल तक ट्रैवल करते हैं और वापस पृथ्वी पर लौटते हैं, भले ही आपके लिए 1 साल गुजरा हो, लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी पर लौटेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर 7 साल बीत चुके हैं और आप फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। अगर आपने आपकी यात्रा साल 2025 से शुरू की तो 1 साल बाद जब आप लौटेंगे तो आप साल 2032 में पहुंच जाएंगे। टाइम ट्रेवल का दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर हम स्पेस में एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाएं जिसका मास बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा। और जब हम उस ऑब्जेक्ट से बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास का समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस तरीके का टाइम डायलेशन हमें ब्लैक होल्स के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लैक होल्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। आपने साइंस फिक्शन पर आधारित अब तक की सबसे फेमस मूवी इंटरस्टेलर जरूर देखी होगी, जिसमें कहानी का मेन हीरो कूपर मिलर नाम के एक ऐसे प्लेनेट पे जाता है जो ब्लैक होल के काफी करीब होता है, जिस कारण वहां पर टाइम डायलेशन ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए 7 साल के बराबर होता है। जब कूपर मिलर प्लेनेट पर कुछ ही घंटे बिताने के बाद वापस लौट आता है तो वो देखता है उसका दोस्त रोमिलो, जो स्पेसशिप पर उनका इंतजार कर रहा था, वो उनसे 23 साल ज्यादा बड़ा हो चुका है। क्यों हिला डाला ना? इसका कारण था ब्लैक होल, जिसने मिलर प्लेनेट पर टाइम को काफी ज्यादा स्लो कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे 2 तरीके जिनकी मदद से हम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि मैंने आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताया जिसकी मदद से हम पास्ट में जा सके, क्योंकि कोई ऐसा तरीका अभी तक है ही नहीं जिसकी मदद से हम पास्ट में जा सकें। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये दावा करती हैं कि हम पास्ट में कैसे जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है जो प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका हो। इसलिए जब कभी भी आप टाइम डायलेशन की मदद से फ्यूचर में जाएंगे तो वो आपकी यात्रा वन वे यात्रा होगी, यानी कि आप फिर वापस पास्ट में नहीं आ सकते। आप जितना चाहिए उतना फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन आप दोबारा पास्ट में नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है कि हम फ्यूचर में कोई ऐसा तरीका खोज लेंगे जिससे पास्ट में जाना भी पॉसिबल हो पाए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरीके के साइंस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं।